इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी ग्रामर की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जिसमें सच कहूं तो अच्छे लोग भी उलझ जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम कंफ्यूजन है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में ये बस आई हैव बीन डूइंग और आई हैव डन के बीच का वो महीन सा फर्क है। और वो फर्क पूरी बात का मतलब बदल देता है। हाँ, तो हमारे पास एक ग्रामर की किताब का एक पन्ना है और ये कमाल का है। इसमें सिर्फ नियम नहीं है बल्कि तस्वीरों से और रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाया गया है, जो कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश सिर्फ नियमों को रटने की नहीं है, हम इन दोनों टेंस की पीछे की सोच, वो जो एहसास होता है ना, उसे समझेंगे। हाँ, कि किस स्थिति में कौन सा इस्तेमाल करना ज्यादा स्वाभाविक लगता है। सही। तो चलिए इस गुत्थी की परतें खोलना शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे मजेदार उदाहरण से जो इस पन्ने पर है। एक किरदार है केट जो अपने कमरे की छत पेंट कर रही है। ठीक है। अब यहाँ दो तस्वीरें हैं जो कहानी के दो अलग अलग पल दिखाती हैं। पहली तस्वीर में केट एक सीढ़ी पर है, उसके चेहरे और कपड़ों पर पेंट के छींटे हैं, हाथ में ब्रश है और वो अभी भी काम में लगी हुई है। और इसके साथ लिखा है शी हैज बिन पेंटिंग द सीलिंग, यानी वो छत पेंट करती रही है, काम चल रहा है। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें छत पूरी तरह से लाल रंग में पेंट हो चुकी है, काम खत्म। अच्छा। और केट नीचे खड़ी होकर अपने काम को देखकर मुस्कुरा रही है। यहां वाक्य है शी हैज पेंटेड द सीलिंग, उसने छत पेंट कर दी है। हाँ। अब पहली नजर में ये दोनों एक ही काम के बारे में है, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। यही मैं थोड़ा उलझता हूं। कहां पर? देखिए, पहली तस्वीर में भी तो उसने कुछ हिस्सा पेंट कर ही दिया है, तो वो भी तो एक नतीजा है। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि शी हैज पेंटेड अ पार्ट ऑफ द सीलिंग? बीन पेंटिंग पर इतना जोर क्यों? ये बहुत ही शानदार सवाल है और यही मतलब इस पूरे विषय का सार है। फर्क नतीजे का नहीं है, फर्क फोकस का है। फोकस का? हाँ, जब हम कहते हैं शी हैज बीन पेंटिंग तो हमारा फोकस केट पर है, उसके काम पर, उस गतिविधि पर। हम ये बताना चाह रहे हैं कि उसने अपना समय कैसे बिताया है। उसके कपड़ों पर लगा पेंट इस बात का सबूत है कि वो इस प्रक्रिया में शामिल रही है। अच्छा। काम पूरा हुआ या नहीं वो यहाँ उतना जरूरी नहीं है। हो सकता है उसने सिर्फ एक कोना ही पेंट किया हो। यहाँ कहानी का हीरो काम है। अच्छा, तो कंटिन्यूअस में हम प्रक्रिया या गतिविधि पर रोशनी डाल रहे हैं। एकदम सही। और जब हम कहते हैं शी हैज पेंटेड द सीलिंग तो हमारा फोकस केट से हटकर सीधे छत पर चला जाता है, यानी काम के अंतिम परिणाम पर। बिल्कुल। अब छत लाल है, काम पूरा हो चुका है। यहाँ कहानी का हीरो नतीजा है। ये एक तरह से बिफोर एंड आफ्टर की कहानी है। कंटिन्यूअस टेंस हमें ड्यूरिंग यानी प्रक्रिया के बीच में ले जाता है और सिंपल टेंस हमें सीधे आफ्टर यानी अंजाम पर पहुंचा देता है। बिल्कुल। ये कहानी का हीरो वाला एंगल बहुत दिलचस्प है। तो इसे और पक्का करने के लिए वो कार ठीक करने वाला उदाहरण भी है। एक आदमी कहता है माई हैंड्स आर वेरी डर्टी, आई हैव बीन रिपेयरिंग द कार। उसके गंदे हाथ इस बात का सबूत हैं कि वो कार ठीक करने की प्रक्रिया में था। उसका फोकस इस बात पर है कि वो क्या कर रहा था। हाँ, और शायद कार अभी भी ठीक ना हुई हो सकता है। हो सकता है वो आपसे मदद मांगने आया हो। लेकिन जब वही आदमी कहता है द कार इज ओके अगेन नाउ, आई हैव रिपेयर्ड इट, तो अब फोकस कार पर है जो ठीक हो चुकी है। हाँ, नतीजा सामने है। गंदे हाथों की बात अब उतनी जरूरी नहीं रही। जरूरी ये है कि अब आप उस कार को चला सकते हैं। समझ गया। तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये इस पर है कि आप अपनी कहानी का कौन सा हिस्सा सुनाना चाहते हैं। मेहनत या फल? मेहनत या फल, ये तो बहुत गहरा है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। अगर काम चल ही रहा है और हम ये बताना चाहें कि वो कितनी देर से चल रहा है, तब क्या होता है? बिल्कुल। और यहीं पर ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। जब हम समय की अवधि की बात करते हैं, मतलब कितनी देर से या कब से, तो लगभग हमेशा कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये उस टेंस की खासियत है किसी गतिविधि को समय में फैला हुआ दिखाना। हाँ, जैसे वो किताब पढ़ने वाला उदाहरण। एक सवाल है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन रीडिंग दैट बुक? तुम वो किताब कितनी देर से पढ़ रहे हो? यहां हमारा इंटरेस्ट इस बात में है कि पढ़ने का काम कितनी देर से चल रहा है। सही। आप ये नहीं पूछ रहे कि कितनी पढ़ ली, आप पूछ रहे हैं कि इस काम को करते हुए कितना समय बीत गया। और काम अभी भी जारी है। हाँ। इसी तरह एक और उदाहरण है,
लीजा's been writing letters all day. लीजा दिन भर से चिट्ठियां लिख रही है। यहाँ जोर ऑल डे पर है। हाँ, समय की उस लंबी अवधि पर है। हो सकता है उसने सिर्फ 2 ही चिट्ठियां लिखी हो, लेकिन वो सुबह से इसी काम में लगी हुई है। और इसके ठीक उलट, जब हमें समय नहीं बल्कि काम की मात्रा जाननी हो, तब हम सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सवाल पूरी तरह बदल जाता है। हाउ मच ऑफ दैट बुक हैव यू रेड? तुमने उस किताब का कितना हिस्सा पढ़ लिया है? अब हमें समय से मतलब नहीं है। नहीं, हमें नतीजों से मतलब है। कितने पन्ने, कितने चैप्टर। बिल्कुल। और लीजा वाले उदाहरण में ये बन जाता है, लीजा हैज रिटन 10 लेटर्स टुडे। आज लीजा ने 10 चिट्ठियां लिखी हैं। काम खत्म। हाँ, 10 चिट्ठियां पूरी हो चुकी हैं। ये एक गिनी जा सकने वाली मात्रा है। इसे ऐसे सोचिए, कंटिन्यूअस टेंस समय को एक बहती हुई नदी की तरह देखता है। अच्छा। जबकि सिंपल टेंस उस नदी से निकाली गई पानी की बोतलों की तरह है, जिन्हें आप गिन सकते हैं। वाह, बहती हुई नदी बनाम गिनी जा सकने वाली बोतलें, ये तो हमेशा याद रहेगा। तो अगर कोई कहे I've been calling you all morning, तो इसका मतलब है कि वो अपनी लगातार की गई कोशिश पर जोर दे रहा है। हाँ, और उसे शायद गुस्सा भी आ रहा है। सही। लेकिन अगर वो कहे I've called you 5 times today, तो वो सिर्फ एक तथ्य बता रहा है। दोनों में एहसास का कितना फर्क है? बहुत ज्यादा। एक में झुंझलाहट है, दूसरे में सिर्फ जानकारी। ये तो कमाल है। भाषा सिर्फ जानकारी नहीं देती, एहसास भी देती है। वो स्पेनिश सीखने वाला उदाहरण भी इसी बात को और मजबूत करता है। हाँ, I'm learning Spanish, but I haven't been learning it very long. यहाँ साफ है कि बात सीखने की अवधि की हो रही है। वेरी लॉन्ग समय की बात कर रहा है। और दूसरा वाक्य है I'm learning Spanish, but I haven't learned very much yet. यहाँ वेरी मच सीखी हुई भाषा की मात्रा की बात कर रहा है। दोनों वाक्य एक ही स्थिति के बारे में है, पर दोनों अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। एक में समय पर जोर है, दूसरे में ज्ञान की मात्रा पर। ठीक है, अब ये काफी हद तक साफ हो गया है। गतिविधि बनाम नतीजा और अवधि बनाम मात्रा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ क्रियाएं या वर्ब्स हैं जो इस नियम को नहीं मानती। जैसे ये कहना बहुत अजीब लगता है कि I've been knowing him for 10 years, जबकि मैं उसे 10 साल की अवधि से जानता हूं। तो नियम के हिसाब से तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हाँ। ये इस विषय का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो एक्शन या गतिविधि नहीं होती, बल्कि एक अवस्था या स्थिति होती हैं। एक स्टेट होती है। हाँ, भाषा विज्ञान में इन्हें स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब जो एक अवस्था बताएं। हाँ, जैसे नो मतलब जानना, लाइक पसंद करना, बिलीव मानना, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड ओन। आप किसी को जानने की अवस्था में होते हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप शुरू और खत्म करते हैं, जैसे पेंटिंग करना। अच्छा। आप किसी को पसंद करने की अवस्था में होते हैं। यह एक मानसिक या भावनात्मक स्थिति है, कोई लगातार चलने वाली शारीरिक गतिविधि नहीं। तो इन्हें कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल करना प्राकृतिक लगता है। बिल्कुल। आप कहेंगे I've known him for 10 years, ना कि I've been knowing। ये तो बहुत तार्किक है। तो जानना, पसंद करना, समझना, ये सब अवस्थाएं हैं, काम नहीं। लेकिन यहीं पर हमारे स्रोत में कमाल का अपवाद दिया गया है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। अच्छा। इसमें लिखा है कि वांट यानी चाहना और मीन मतलब इरादा रखना, इन क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ये असाधारण रूप से दिलचस्प है, क्योंकि वांट भी तो एक अवस्था ही लगती है। वही तो उदाहरण है, I've been meaning to phone Jane, but I keep forgetting। मैं जेन को फोन करने की सोचता रहा हूँ, पर भूल जाता हूँ। और ये सुनने में बिल्कुल सही लगता है। तो यहाँ ऐसा क्या खास है? मीन और वांट को ये छूट क्यों मिली हुई है? ये दिखाता है कि भाषा के नियम गणित के फॉर्मूलों की तरह पत्थर की लकीर नहीं होते। हाँ। यहाँ मीनिंग टू या वांटिंग टू सिर्फ एक स्थिर अवस्था नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली मानसिक प्रक्रिया या इरादे को दिखा रहा है। अच्छा, एक मानसिक प्रक्रिया। हाँ, ये एक ऐसी इच्छा है जो आपके दिमाग में लंबे समय से चल रही है, एक तरह की मानसिक गतिविधि है। आप बार बार उस इरादे पर लौट रहे हैं। तो इसमें एक अवधि और दोहराव का भाव है। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ कंटिन्यूअस टेंस स्वाभाविक और सही लगता है। ये दिखाता है कि आपका इरादा समय के साथ बना रहा, भले ही आपने वो काम किया नहीं। अरे वाह, तो ये एक सक्रिय इरादा है, सिर्फ एक निष्क्रिय अवस्था नहीं। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फर्क है।
इसका मतलब है कि हर क्रिया को सिर्फ 2 श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता, कुछ क्रियाएं बीच में भी होती हैं। हाँ, और यही भाषा की खूबसूरती है। ये हमेशा विकसित होती रहती है और इंसानी अनुभव की जटिलताओं को व्यक्त करने के तरीके खोजती रहती है। तो इस पूरी गहरी बातचीत के बाद अगर मुझे मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है फोकस को समझना। हाँ, सबसे पहले यही पूछना है कि मैं कहानी के किस हिस्से पर जोर देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर मेरा फोकस काम की प्रक्रिया, मेहनत या गतिविधि पर है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करूंगा। जैसे आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल मॉर्निंग। मैं सुबह से घर साफ कर रहा हूँ और शायद मैं थक गया हूँ और अभी भी काम बाकी है। और अगर आपका फोकस काम के पूरे हो जाने पर है, यानी उसके नतीजे पर, हाँ, और आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम कितना या कितनी बार हो चुका है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैव क्लीन्ड 2 रूम्स। मैंने 2 कमरे साफ कर दिए हैं, काम का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और आप उसका हिसाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और तीसरा, ये नो या लाइक जैसी स्टेटिव वर्ब्स के साथ सावधान रहना है, क्योंकि वो अवस्थाएं हैं, गतिविधियां नहीं। हाँ, लेकिन वांट और मीन जैसे दिलचस्प अपवादों को भी याद रखना है, जो एक लगातार चलने वाले इरादे को दिखाते हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ ग्रामर का एक नियम नहीं है। नहीं, ये अपनी बात में एक खास एहसास और नजरिया डालने का एक शक्तिशाली तरीका है। क्या हम सफर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या मंजिल पर? क्या हम प्रक्रिया की कहानी सुना रहे हैं या परिणाम की? ये टेंस हमें अपनी कहानी सुनाने के लिए सही कैमरा एंगल चुनने में मदद करता है। बिल्कुल। ये तो कहानी सुनाने की कला का एक हिस्सा है, सिर्फ भाषा का नियम नहीं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जरूर। हमारी स्रोत में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन हमारी चर्चा के आधार पर यह सोचना दिलचस्प होगा। एक क्रिया है लिव, यानी रहना। ठीक है। क्या कोई आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years और आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years दोनों कह सकता है? दोनों ही बहुत आम है। हाँ, दोनों ही सुने। तो अगर हाँ, तो क्या इन दोनों वाक्यों के एहसास या जोर देने के अंदाज में कोई हल्का सा फर्क हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। मेरे मन में तुरंत ये आ रहा है कि शायद आई हैव बिन लिविंग हियर सुनने में थोड़ा ज्यादा अस्थायी, मतलब टेम्पररी लगता है। अच्छा। जैसे ये अवस्था अभी भी चल रही है और शायद बदल सकती है, जबकि आई हैव लिव्ड हियर ज्यादा स्थायी, एक परमानेंट तथ्य की तरह लगता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। लेकिन ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, इस पर सोचने में मजा आएगा।